नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, चुनावी मौसम है, चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं। टिकट वितरण का इंतजार कर रहे हैं वो प्रत्याशी जिन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है, वो उम्मीद पाले बैठे हैं कि इस बार जिस प्रकार दोनों ही बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस है या भाजपा है, जैसी उन्होंने घोषणा की है कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, अवसर दिया जाएगा। और जो जिन्होंने पार्टी को सिंचा है, जिन्होंने लंबे वक्त तक पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी को मजबूत दिशा दी है, तो ऐसे नए चेहरों को प्रमुखता दी जाएगी। लेकिन हो सकता है पार्टियां इस प्रकार की बातें तो करती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन ऐसे विधायकों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जिनका जनाधार बहुत मजबूत होता है और पुनः उनको टिकट देना बिल्कुल विवश हो जाती है पार्टी। तो ऐसे में ही जिस प्रकार अभी भाजपा के अंदर टिकट वितरण के लिए मंथन चल रहा था और भाजपा की जो दिग्गज नेता है वसुंधरा राजे सिंधिया, उससे भी कहीं ना कहीं पार्टी को खतरा महसूस हो रहा था कि अगर वो नाराज हो जाती हैं तो पार्टी को बहुत भारी नुकसान हो सकता है राजस्थान के विधानसभा चुनावों में। तो इसको लेकर जब उनकी नाराजगी देखी गई तो कल ऐन वक्त पर जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष हैं और अमित शाह गृह मंत्री दोनों यहाँ पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद, विचार मंथन के बाद यह तय किया गया कि पहली लिस्ट जारी की जाए, जिसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जिनकी गिनती 33 बताई जा रही है और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और इन्हीं 33 जो सीटों पर वर्तमान में विधायक हैं, तो उन्हीं को ही ये टिकटें देने का निर्णय किया गया। जैसा पार्टी ने गाइडलाइन एक जारी की थी, उसमें कहा गया था कि जो 10,000 से अधिक मतों के अंतर से जिन विधायकों ने जीत हासिल की है, उनका टिकट बदला नहीं जाएगा और उन्हें पुनः मैदान में उतारा जाएगा। और उसी कड़ी के अंदर कुछ ऐसे नेता विधायक लोग आए हैं भाजपा के, जिनका अब जो टिकट का उनको खतरा महसूस हो रहा था, वो खतरा टल चुका है। और अगर वसुंधरा राजे सिंधिया खेमे की बात करें तो उन्हें जरूर इस बात का अफसोस होगा कि उनके बहुत सारे जो विधायक के उम्मीदवार थे, उनके सपने चकनाचूर हो चुके होंगे। क्योंकि जैसा कि मैं अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हूँ, अनूपगढ़ नए जिले का निवासी हूँ, और मुझे मालूम है कि यहाँ जो पूर्व विधायक भाजपा की शिमला बावरी थी, उन्हें पूरी उम्मीद थी, वो 100% उम्मीद पाले बैठी थी कि उन्हें वसुंधरा राजे के माध्यम से विधायकी का जरूर विधायक के लिए प्रत्याशी बनाया जाएगा, टिकट उन्हें दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनका सपना रह गया, टूट गया है। क्योंकि यहाँ की जो वर्तमान विधायक है संतोष बावरी, उन्हें पुनः चुनाव में उतारा जाएगा। ये लगभग उनके इस नाम पर, संतोष बावरी के नाम पर मोहर लग चुकी है। ये देर रात यह निर्णय किया गया। और दूसरी जो विधायक की सीट है साथ लगती रायस नगर की, उस पर जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व क्या वर्तमान में विधायक हैं बलवीर लूथरा, उनके भी नाम पर मोहर लग चुकी है। तो साथियों, ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज। और जैसा कि मैंने बताया, टिकट वितरण का जो काम होता है ये बहुत जटिल होता है, इसके लिए बहुत ही मंथन करना पड़ता है। और क्योंकि पार्टी हर कीमत पर यह चाहती है कि उनको जीत मिले, उनका प्रत्याशी है जो वो सीट निकाल सके, तो जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं, उस व्यक्ति की छवि भी देखी जाती है, उसका जनाधार देखा जाता है और वोट बैंक देखा जाता है जातिगत तौर पर कि उनके उस जाति, उस समाज के वोट कितने, उसके पीछे उनकी संख्या कितनी है और उसकी छवि कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, उसकी राजनीति के अंदर, पार्टी के अंदर कहाँ तक पहुंच है। और इस प्रकार की सारी बातें देखने के बाद और ये भी सोचा जाता है कि ऐसा न कि कहीं उसकी नाराजगी हो लोगों के बीच में और ये सीट ना निकाली जा सके। तो इन सब पर तमाम प्रकार की बातों पर ध्यान दिया जाता है। बड़ी सोच समझ के बाद, बड़े मंथन के बाद ही प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर किया जाता है। तो
इसी क्रम में जो कल घटनाक्रम चलता रहा, तो पहली लिस्ट के अंदर 33 ऐसे नाम आए हैं जिनके अंदर झालरापाटन से, जैसा कि सबको मालूम है, वसुंधरा राजे सिंधिया हर बार वहाँ से प्रत्याशी होती हैं और उनकी जीत होती है, और उनके बेटे की भी इसी प्रकार सीट पक्की है। और इसी प्रकार कुछ ऐसे ही और नेता लोग हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, वर्तमान में उनकी टिकट कटने की कोई संभावना नहीं है और उनको पुनः प्रत्याशी बनाया जाएगा। और दूसरी बात जो बड़ी है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी विधायक की सीट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है, उन्हें वहां भेजा जा चुका है। अब उनको कहीं ना कहीं इस बात की शर्मिंदगी जरूर महसूस हो रही होगी कि ये मोदी जी ने या अमित शाह ने ये क्या कर दिया, हमारा ग्राफ नीचे क्यों गिरा दिया। अब नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं गुजरात मध्य प्रदेश के, अब उन्हें भी विधायक की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया। कैलाश विजय वर्गीय को भी उतारा गया, जबकि उन्होंने मीडिया के सामने ओपनली सबके सामने इस बात का खुलासा कर दिया कि वे नहीं चाहते थे कि चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी ने उन्हें मजबूरन उन्हें विवश कर दिया और उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। और इन बातों से ऐसा लगता है कि भाजपा जो बहुत पूरी तरह से बौखलाहट के अंदर है, उन्हें कहीं ना कहीं आने वाले संभावित खतरे का पता चल चुका है। इसलिए किसी भी येन प्रकारेण भाजपा जो है केवल चुनाव जीतने की लड़ाई लड़ रही है, और वो नहीं चाहती कि इस हार का कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों पर प्रभाव जो है उल्टा न पड़ जाए। इसलिए वो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करना चाहती है। और राजस्थान में उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अंदर भाजपा की स्थिति जो है मजबूत है। इसलिए इस के अंदर जो ट्रेंड चला आ रहा है 5 वर्ष का बारी बारी से, उसको बस दस्तूर जारी रखा जाए। और भाजपा जो है उसने परिवर्तन यात्रा भी निकाली, जन आक्रोश यात्रा भी निकाली, और यहाँ तक कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी उतार दिया। कल उनका 5 जगहों पर दौरा था, जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं बहुत अफसोस भी जाहिर किया कि एक संवैधानिक पद पर होते हुए उपराष्ट्रपति अपनी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने वो झुंझुनू के रहने वाले हैं। राजनीति की शुरुआत उन्होंने झुंझुनू से की, वो एडवोकेट भी रहे, कानून के ज्ञाता हैं। संविधान की धारा 63, 64 और 69 में पूरी तरह से ये खुलासा लिखा हुआ है कि जो संवैधानिक सीमाएं होती है संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की, उपराष्ट्रपति के संबंध में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी उसका उल्लंघन कर रहे हैं। चुनावों के समय जब चुनावी मौसम है और चंद दिनों बाद ही आचार संहिता भी लगने वाली है, ऐसे में उसने जो उपराष्ट्रपति है माननीय जगदीप धनखड़ ने 35 बार राजस्थान का दौरा किया है, 35 जिलों का दौरा किया। अब कल ही उन्होंने झुंझुनू, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर का दौरा किया, क्योंकि यहाँ उनकी समुदाय के जाट समुदाय बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिए उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए उन्होंने राजनीति में कूद पड़े हैं, जो बिल्कुल असंवैधानिक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व में डंका बज रहा है, इस प्रकार की बातें की, जो सरासर बीजेपी को सपोर्ट करने वाली एक बात है। और ये कहीं ना कहीं देश के लिए चुनावों के समय इस प्रकार ठीक नहीं है, ये कानून का उल्लंघन है। संवैधानिक संस्थाओं को, जैसा कि मोदी सरकार पर हमेशा आरोप लगते रहे कि वो संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, तो ये एक जीता जागता नमूना है। अशोक गहलोत ने तंज कसते हुए कल जयपुर में एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, और बड़ी ही शालीनता और चतुराई से एक तंज कसा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उनको कुछ सोचना चाहिए कि यहाँ चुनावी मौसम है, राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और वो बार बार यहाँ क्या लेने आते हैं। हाँ, बेशक आए, अपने जो व्यक्तिगत कार्यक्रम है उसके लिए आए, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में आकर वो प्रधानमंत्री मोदी की बल्ले बल्ले करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। विश्व में मोदी की वजह से डंका बज रहा है, क्योंकि 2014 से पहले तो कोई डंका नहीं बज रहा था। ऐसी उनकी जो सोच है ये बिल्कुल गलत है, जिसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। अशोक गहलोत ने तंज में एक दूसरी बात और कही, उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं
तो हम उनकी बिल्कुल प्रशंसा करेंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी आवभगत करेंगे। पहले भी जब वो राष्ट्रपति बने थे आज से 13 महीने पहले, तब भी उनका हमने स्वागत किया था, उन्हें हमने बधाई दी थी। लेकिन ये क्या हो रहा है अब, बार बार वो राजस्थान के अंदर आ रहे हैं। पूरे राजस्थान का उन्होंने धीरे धीरे दौरा कर लिया, 13 सितंबर से लेकर आज तक उनके दौरे जारी हैं। तो साथियों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। और हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।